लेखिका परिचय। सुशीला टकभौरे जी का जन्म 4 मार्च 1954 में गांव बानापुर, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी माता पन्नाबाई तथा पिता रामप्रसाद घावरी थे। आपने माता की प्रेरणा तथा अपने अथक परिश्रम के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। आपकी कहानियां यथार्थपरक हैं। टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, संघर्ष, कहानी संग्रह, स्वाति बूंद और खारे मोती, ये तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज, काव्य संग्रह तथा रंग और व्यंग्य, नंगा सत्य, नाटक हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में आपके साहित्य पर शोध कार्य चल रहा है। आपको अनेक संस्थाओं से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज, कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र में सेवारत है। जहां चाह होती है, वहां राह खुद बनने लगती है। इसको चरितार्थ करते हुए कहानी की प्रमुख पात्र सिलिया समाज में अपने लिए न सिर्फ स्थान बनाती है बल्कि सम्मान की अधिकारिणी भी बनती है। वो अपने साथ घटी हुई घटनाओं को ध्यान में रख झाड़ू के स्थान पर कलम को महत्व देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी जाति के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने तथा अपने दृढ़ संकल्प को साकार करने की प्रेरणा लेने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। नानी उसे प्यार से सिलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। सन 1970 की बात है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली सलोनी, मासूम भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सिलिया। स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सिलिया की मां को सलाह दी, सिलिया की मां, तुम्हारी सिलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है। तुम उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सिलिया की माँ अधिक जिरह में न पड़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती, हंसती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिखकर भेज दो। तब सिलिया की माँ अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी। नहीं फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी। माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। सिलिया को वह दिन आज भी याद है जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, उद्धरण चिन्ह ... क्यों री, तुझे नहीं मालूम,
अपन व कुएं से पानी भर सके हैं। क्यों चढ़ी तू कुएं पर, क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाए। और वाक्य पूरा होने के साथ ही दो चार झापड़ घुसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छुपाए चीख चीख कर रो रही थी, साथ ही कहती जाती थी, ओ बाई, ओ माँ, माफ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज धीमी पड़ जाती थी। मामी को थोड़ा शांत होता देख सिलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा, तो कहने लगी, अरे गर्मी की भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा। बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, घर कितना दूर था, मर तो न जाती। मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रख कर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसती रही। सिलिया अपने पैरों के पास की जमीन देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहां से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर है। जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था, वो औरत बकरियों के रेवड़ पालती है। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ों, बकरियों के पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता है। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के हैं। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते हैं। मालती सिलिया की हम उम्र है, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज्यादा है। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती। सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की है। मालती को रोते देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो फिर वहां जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसी चिल्ला रही थी, अरे बाई, दौड़ो री, जा मोड़ी को समझाओ, देखो तो, मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दई जाने। और मामी को डांटते हुए उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों बाई, जय सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को। एक दिन हमारे मूंड पर मूतने की कह देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म नहीं है? का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, बाई, माफ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल नहीं आई उसको। कितना तो मारूं हूं फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। भगवान उसे, बेचारी मालती, सिलिया सोच रही थी, जल्दी ही अकल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में सिलिया ने भी भाग लिया था। अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी। आसपास अनेक गांवों के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे। दूसरे दिन सिलिया की स्पर्धाएं आरंभ में ही होने से जल्दी खत्म हो गईं। वो लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और उनकी खो खो टीम भी उसी के कारण जीती थी। खेलकूद के शिक्षक गोकुला प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही उससे पूछा था, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाई। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता, तुम इसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ।
शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बहन की ससुराल तहसील में थी। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की, हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया के बारे में पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है। सिलिया कुछ कह न सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखते हुए विचार करती रही। हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से सिलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी जी चौंक गई। फिर स्वयं को संयत करके सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहां छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गईं। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस ले गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। पानी मांगने पर क्या वह देने से इनकार कर देती? सिलिया को ये प्रश्न साल रहा था। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सिलिया रास्ते भर कुर्ती आ रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी मांगकर क्यों नहीं पिया? तभी उसे याद आया, मौसी उसकी जाति के नाम से कैसी चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसके आंखों में तैर गया। कितने मुखौटे चढ़ाकर रखते हैं लोग। सिलिया को देखकर मामा मामी, मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे। उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे, मगर सिलिया हेमलता की मौसी जी से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं मन मस्तिष्क में बार बार कौंधकर उथल पुथल मचा देती हैं। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकालकर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी? और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता जातिभेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह। समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात। ये सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर है या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में यह विचार भी आया, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने जाति समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही मां के यथार्थपूर्ण अनुभवी कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना ऐसा विश्वास जगा सके। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना। नहीं, कभी नहीं। हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पहुंचूंगी, पढ़ती रहूंगी। उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, नहीं कभी अपना अपमान सहन करूंगी।
सिलिया मन ही मन इन बातों का चिंतन मनन करने लगी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी हो या न हो, मगर तू खूब पढ़ाई कर और इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगें। माँ मन ही मन मुस्करा रही थी। सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या के साथ विवाह के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वो घटना बार बार तैर जाती थी, जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल इसलिए वापस हो गया कि वह अछूत है। हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। प्यास ने उसे उतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने। कौन जात है? पूछा गया ये सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मारता रहता। कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोक-टोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? ये सब सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगती थीं। सिलिया सोचने लगी थी, कैसे बदला जा सकता है इस हालात को? कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं? और झाड़ू, कमबख्त, ये तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू? इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। ये हम कर सकते हैं। वह दृढ़ता से सोचने लगी, हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब के जा चुके थे। वो मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं कलम। हाँ, कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। उसने सोचा, वो खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। वो एक चिनगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। सिलिया ने तय किया, वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उनके मर्म को जाने, सम्मान और अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह खुद बनने लगती है। यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। समय बदलता रहता है, लोग उसकी रफ्तार को समझ नहीं पाते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वह समय के साथ चलते हुए अपनी मंजिल पा लेता है। सिलिया समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तब अपने दायरे तक ही सीमित रहते हैं। जिनका सोच बड़ा होता है वे जात बिरादरी, समाज और देश की सीमा से भी ऊपर उठ जाते हैं। सिलिया अपनी बिरादरी के साथ उन सब के लिए सोचने लगी थी जो सामाजिक विषमता, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, ज्ञान से वंचित हैं, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान हैं। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा है। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवयित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण आरंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तश्तरी में शीतल जल का गिलास आदरभाव से लिए खड़ी है।
भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जनसमूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वो महिला कोई और नहीं सिलिया थी। Author's Introduction. Sushila Tikbhor was born on March 4, 1954, in Banapur village, Hoshangabad, Madhya Pradesh. Her mother was Pannabai and her father was Ramprasad Ghavari. Inspired by her mother and through her own tireless efforts, she has set new benchmarks. Her stories are realistic. Her works include Tutata Vaham, Anubhuti Ke Ghere, Sangharsh, short story collections, Swati Boond और खरे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने यूज कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज, poetry collections, and Rang और व्यंगा, निंगा सत्य, plays. Research work on her literature is being conducted at several universities. She has been honored by numerous organizations. Currently, she is working at Seth Kesrimal Porwal College, Kamti, Nagpur, Maharashtra. Where there is a will, there is a way. Embodying this principle, the main character of the story, Celia, not only carves a place for herself in society but also earns respect. Keeping in mind the events that befell her, she prioritizes the pen over the broom, achieving her goal and becoming an inspiration not only for her own community but for the entire society. This story has been selected to highlight the importance of women's education and to inspire others to realize their firm resolve. Her grandmother affectionately called her Celia. Her elder brother, with his educated wisdom, had named her Shailaja. She was her parents' beloved Silo Rani. It was the year 1970. Celia was studying in the 11th grade. Celia was dark-complexioned, innocent, simple, and serious by nature. Due to her healthy physique, she looked older than her age. People had started discussing her marriage. That same year, an advertisement appeared in the Hindi newspaper, Nai Duniya, New World, bride wanted from the Shudra caste. Sethiji, a well-known young leader from Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, wanted to set an example for society by marrying a girl from the untouchable community. His only condition was that the girl should be at least a matriculate. Many educated people in the village, including Brahmins and Baniyas, advised Celia's mother, your Celia is studying for her matriculation, she's very intelligent and sensible. Send her photo, introduction, name, and address. Your daughter's fortune will change, she'll live like a queen. Sethiji is a very important man. Your daughter is very lucky. Celia's mother didn't argue much, simply saying, yes, brother, yes, grandfather, we'll think about it. Celia's friends who studied with her would tease and laugh at her. But Celia couldn't make head or tail of it. She found it very strange, could something like this ever happen? The matter was also discussed at home. Relatives and neighbors would say, send the photo, send the name and address. Then Celia's mother would explain to her family members, no, brother, these are all the whims of rich people. They'll marry our daughter today to show off to society and everyone else, and then what if they abandon her tomorrow? What can we poor people do against them? We can maintain our dignity within our own community. We don't need their superficial, 4-day respect. Our daughter won't receive the same respect and honor in their family and society. Nor will she remain a part of our family. She'll be neither here nor there. She'll be distanced from us too. We won't give our daughter away. We will educate her well ourselves. If it's in her destiny, she will earn even more respect and honor on her own. She will forge her own destiny. Hearing her mother's words, confidence awakened in Celia's heart. Celia still remembers that day when 12-year-old Celia stood timidly in a corner. Her aunt was beating her daughter Malti, pulling her hair, and shouting loudly, "Why? Don't you know we can fetch water from that well? Why did you climb onto the well? Why did you touch the rope and bucket?"
And with the completion of the sentence, a few more slaps and punches rained down on Malti. Poor Malti was crying and screaming, hiding her face in her arms, and kept saying, "Oh, Auntie, oh mother, forgive me, I will never do this again." Seeing her aunt's anger and Malti's crying, Celia felt guilty. She wanted to say a lot in her defense, but her voice was drowned out in the midst of the commotion. Seeing her aunt calm down a little, Celia gathered her courage. "Auntie, I told Malti not to, but she didn't listen. She said, 'Sister, I'm thirsty. I want to drink water.' I said someone might see us, and she said, 'Oh, who will come to see us in the scorching afternoon heat?' We ran all the way from the market, we're dying of thirst." Her aunt retorted angrily, "How far was the house? You wouldn't have died. It would have been better if you had died." Because of this, she said so many things. Auntie sat down, holding her head in her hands, and continued to curse Malti for a long time. Celia looked at the ground at her feet. It was true, the well in the Gadri neighborhood from which Malti had drawn water was only 20 or 25 steps from her uncle and aunt's house. The woman whose rope and bucket Malti had touched, thus defiling the well, raised flocks of goats. Most of the houses in the Gadri neighborhood are involved in the business of raising and selling sheep and goats. Adjacent to the Gadri neighborhood are 8 or 10 houses belonging to the Bhangi, sweeper, caste. Celia's uncle and aunt live there. Malti is the same age as Celia, but she is far more courageous and fearless. She deliberately seeks out and faces the very dangers she is warned against. Celia was a serious, straightforward, and obedient girl. She felt bad seeing Malti cry, but she understood that it was Malti's fault. When we know that we untouchables can't draw water from other people's wells, then why go there at all? The woman with the goat was shouting, "Hey, run, go and explain to that girl. Look, even after being told not to, she's drawing water from the well, she's ruined our rope and bucket." And her aunt had scolded her so much. "Why, woman, is this what you teach your children? One day they'll even dare to urinate on our heads. Just because we live near you, does that mean we have no religion? What do you want? Tell us clearly." Her aunt was pleading, "Sister, forgive her, she's grown so big but she still has no sense. I beat her so much, but she still doesn't understand." And her aunt had dragged Malti home from there, beating her all the way. May God give her sense soon, Celia thought. Poor Malti, then she won't do such things. This was a year before. The 5th grade tournaments were being held. Celia had also participated in the sports competitions. She had gone to the Tehsil school with her classmate and class teacher. Students from many surrounding villages had come to participate in the tournament. The next day, Celia's events were at the beginning, so they finished quickly. She came first in the long jump and the chair race. She was the captain of her Kho-Kho team, and their Kho-Kho team had also won because of her. The sports teacher, Gokul Prasad Thakur, had praised her a lot in front of everyone and also asked her, "You must have relatives living here in the Tehsil, do you want to go there? Tell us the address, and we'll take you there." Celia knew the address of her uncle and aunt's house, but she hesitated to tell the teachers their address. Shy and embarrassed, she couldn't say anything. She reluctantly said, "I don't know anyone's address here." Then the teacher told her friend Hemlata, "Take her to your sister's house. You can all return to the village together in the evening. She can rest there until then." Hemlata Thakur studied in the 5th grade with Celia. Her sisters-in-laws lived in the Tehsil sub-district. Their house was near the school in the Tehsil. Hemlata took Celia to her elder sister's house. Her sister's mother-in-law spoke to them with a smile and gave Hemlata a glass of water. Holding another glass in her hand, she started asking about Celia. Who is she? Whose daughter is she? Which Thakur family does she belong to? Celia couldn't say anything. Hemlata said, "Auntie, she's my friend, she came with us." The mother-in-law looked at her intently, lost in thought. Hemlata explained, "Her uncle and aunt live here,
but she doesn't know their address. The aunt asked Hemlata about Celia's caste. Hemlata quietly told her. The aunt was shocked to hear the caste name. Then, composing herself, she asked Celia, do they live near the Gadri neighborhood? Then, showing extra affection, the aunt said, don't worry, daughter, our son will drop you off there on his bicycle. Saying this, the aunt took the glass of water and went inside. The aunt knew she was thirsty, yet she took the glass of water back after hearing the caste name. Celia was thirsty, but she couldn't muster the courage to ask the aunt for water. Would she have refused to give her water if she had asked? This question bothered Celia. The aunt's son dropped her off near the Gadri neighborhood. Celia was fuming all the way. Why didn't she ask the aunt for water when she was thirsty? Then she remembered how shocked her aunt had been at the mention of her caste name. The expression on her aunt's face flashed before her eyes. How many masks do people wear? Her uncle and aunt, Malti, and everyone else had been very happy to see Celia. They had greeted her with great enthusiasm, but Celia couldn't forget the stifling atmosphere she had experienced when she met Hemlata's aunt. In the evening, her uncle had dropped her off at school. Events from years ago kept flashing through her mind, causing turmoil. Celia's nature was becoming more contemplative. New ideas, different from tradition, began to fill her mind. She wondered, what crime had Malti committed? She was thirsty, so she drew water and drank it. Then she thought, why couldn't she take water from Hemlata's aunt? And now this advertisement, a high caste young man, a social worker, a leader of the people, marrying an untouchable girl from the Shudra caste to eradicate caste discrimination, setting an example for society. Was this Mr. Sethi's hypocrisy and pretense, or was he truly a great man who would change social traditions and bring about a revolution of social change? The thought also crossed her mind, if she were to find such a great man in her life, she could do so much for her caste community. But, could such a thing ever happen? This question lingered in her mind. At the same time, she also trusted her mother's realistic and experienced words. Until 1970, the soil of Madhya Pradesh had not yielded a harvest that could instill such faith in the heart of a simple, innocent girl from a small village, considered an untouchable. And then, to depend on the mercy of others for respect. To lose one's individuality and become a pawn in someone else's game of chess, to live life leaning on crutches. No, never. Are we really so helpless, so devoid of self-respect? We too have our own sense of pride. They need us, we don't need them. Why should we rely on them? We will earn our own respect. Celia resolved in her heart, I will study extensively, I will keep studying. I will uncover the root causes of all those traditions that have made us outcasts in society. I will prove myself superior through knowledge, intelligence, and wisdom. I will not bow down to anyone, nor will I ever tolerate any insult. Celia began to ponder these thoughts in her heart. One day, she declared to her mother and grandmother with great determination, I will not get married. I want to study further. Her mother and grandmother looked at their daughter attentively. The grandmother, pleased, said, whether you get married or not, study hard and become so accomplished that everyone, even people from high society, will respect you. The mother was smiling to herself. She was thinking, I will educate my Silo Rani very well. The advertisement for marriage with an untouchable girl brought back to Celia's mind the incident when her throat was parched with thirst, and the glass of water being offered to her was suddenly withdrawn simply because she was an untouchable. She was a Hindu, yet not considered a Hindu. The thirst hadn't disturbed her as much as this humiliating treatment. The question, what is your caste? Kept hammering in her ears. The dog and the cat were coming to that house without interruption, but they were stopped at the threshold by a gesture of the hand. Can nothing be done to eradicate this system? Do you have to suffer the same kind of caste discrimination throughout your life? Kadam kadam par shramar ke gutra ke guddhar. Thinking of all this, his nerves were fluttering.
Celia lagi bhashti thi, how can you change the situation? Dogs and cats were freely entering and leaving the house, but she was stopped at the threshold with a hand gesture. Couldn't anything be done to change the system? Would she have to suffer the pain of caste discrimination and humiliation her entire life? Would she have to swallow insults at every turn? Thinking about all this, the veins in her temples throbbed. Celia began to wonder, how can this situation be changed? How can we gain our dignity and equal status? And the broom. That wretched thing is a vicious cycle that perpetuates a life worse than that of animals for us. Will reach the highest peak of respect. She is a spark that will illuminate the path of progress of her society by becoming a torch. Celia decided, she will try throughout her life that the society understands all these things, knows their meaning. Understand the difference between respect and humiliation and deserve respect in the right way. Where there is desire, there the path begins to be made. If there is a strong determination in the mind, even the most difficult path can be crossed. Time keeps changing, people do not understand its speed. He who understands this will reach his destination in time. Celia started moving step by step with time. He knew his destination. She went to every corner of the country to do social awakening work. When we think only for ourselves, we are limited to our own sphere. Those whose thinking is big rise above the boundaries of caste, fraternity, society, and country. Celia started thinking with her brotherhood for all those who are suffering from social inequality, untouchability, discrimination, injustice, oppression, and exploitation. Those who are deprived of knowledge, who are ignorant of their history, their present, and their future. After nearly 20 years, a woman is being honored by a prestigious literary institution in the most eminent hall of the country's capital. An active worker of Dalit liberation movement, comedian, social worker, poet, a famous writer of the literary world etc., are being used for her. The minister welcomed that woman with a shawl, certificate of honor, a memento of honor, and a floral wreath amid thunderous applause. In response to the welcome, the woman began her speech. A beautiful, fair-skinned young woman stood respectfully behind her, holding a glass of cool water on a tray. Midway through her speech, the woman took 2 sips of water and was lost in old memories for a moment. Then she looked around proudly, gazed at the vast crowd seated before her, and continued her speech, filled with revolutionary ideas. That woman was none other than Celia. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.